अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब शुरुआत हम शुरू से करते हैं कुदरत की देन से। कुदरत ने मीथेन और ऑक्सीजन को इकट्ठा होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना के नीचे डाला था और पूरी भूमि में प्लांट किंगडम वृक्ष उसी से शुरू हुए थे। जो कपिल वृक्ष था ऊपर से नीचे आया है। आप वृक्ष में सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठे होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और जैसे कि ग्लूकोज वो बायोमेडिकल केमिकल प्रोडक्ट है जो सेल की ज़रूरत के लिए बड़ी आवश्यक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन है। ये दोनों चीज़ हैं। और तीसरी पानी है, वो भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हिस्सा। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन से बनी है। मीथेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है और इसी से ग्लूकोज बनता है। और भूमि में जैसे शुरुआत में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स मंगल में चारों में 97% कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देख रहे हैं। मगर भूमि एक ऐसी जगह है जो फोटोसिंथेसिस के कारण, प्लांट के कारण, वो 97% कार्बन डाइऑक्साइड अब 21% कार्बन ऑक्सीजन और 78% प्रोटीन में बन गई है। और प्रोटीन कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ही बनी है, वो एक सत्य हम बता चुके हैं। अब एनिमल सेल्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी बनाते हैं, जिससे कुदरत में सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल हैं, उसमें बनने में आसानी हो जाती है। मगर उसके बाद सेल दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं। जैसे कुदरत ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया था, पौधों ने, वृक्ष ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल दिया था। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और ये तीनों का संतुलन ट्रिनिटी की तरह है। आसमान से बना, वृक्ष से, मिनरल किंगडम से, वृक्ष में, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम, तीनों का संतुलन भी ट्रिनिटी ही है। ये भी मैं समझाने की कोशिश। अब इसके कारण अब भूमि पे 90% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन बन गई है और 78% नाइट्रोजन बन गई। ये भी जीवन का सत्य है। ये सीक्वेंस हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये दोनों सेल हैं, एक प्लांट सेल है, दूसरा एनिमल सेल है। आप उनकी शक्ल देख लीजिए, दोनों एक जैसे, मगर एक शक्ल में थोड़ा फर्क है। मगर एक चीज दोनों में अंतर है, रंग का अंतर है। वो है ग्रीन प्लांट में है और येलो एनिमल में है। इसका मतलब प्लांट में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है। उसमें ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है। जो वाटर ऑक्सीजन में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाता है, वो जीवन के सेल के लिए ज़रूरी है। अब सेल के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्लांट किंगडम से देते हैं, वृक्ष देते हैं। मगर इसमें ग्रीन रंग नहीं है। क्यों? इनको बनाने की जरूरत है, इसको ऑलरेडी दिया गया है। मगर उसका इस्तेमाल करके भूमि पे प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम से ह्यूमन बीइंग तक इसका इस्तेमाल होके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सत्य है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके तीन हिस्से ही नजर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। मगर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसको 21 पार्ट्स नजर आते हैं। ये चीज़ मैं प्लांट किंगडम के सेल में दिखा रहा हूँ। ऊपर सेल मेम्ब्रेन के 7 हिस्से हैं, साइटोप्लाज्म में 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं और न्यूक्लियस में भी 7 हिस्से हैं, जो हम एनिमल सेल में और डिटेल में देख पाएंगे। जहाँ तक ये इंट्रोडक्शन की तरह है। अब आ जाते हैं डिटेल में। अब इसमें देख लीजिए, जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ग्रीन साइटोप्लाज्म है, बाकी ऑर्गेनल्स हैं और न्यूक्लियस आप देख रहे हैं। इसको डिटेल में हम वही चीज़ बाद में एनिमल किंगडम में देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं कि जो ग्रीन कलर है पिगमेंट है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वो क्लोरोफिल की तरह है। ये
एनसाइक्लो ब्रिटानिया की पिक्चर है, बहुत बेहतरीन पिक्चर है, अच्छी तरीके से वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह शक्ल है, मगर इसके अंदर ही वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो पहले वाटर को ऑक्सीजन में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। मुझे स्ट्रक्चर आप आसानी से बाकी टाइम पे देख सकते हैं, ये मेन स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं कि बैनियन ट्री, और बैनियन ट्री को मैं इसलिए सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि ये भारत की कुदरत की देन है, अखंड भारत की देन है। इसे हम पीपल ट्री भी कहते हैं, मगर इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो इसे फाइकस रिलीजियोसा ही कहा गया है, जिसका मतलब ये वो कैटेगरी के प्लांट हैं जो रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे प्लांट को कहीं भी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ मॉडर्न साइंस बॉटनी ने भी कहा है। तो ये बताता है कि इसमें कोई खास खूबी है। अब सेकंड स्टेज भी आप देख लीजिए, बैनियन ट्री की जो शक्ल है, उसकी जो शेप है वो दिव्यांग की तरह है, लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यांग की तरह है। अगर विड्थ देखें 38.1966% होगी, और जो हाइट है वो 61.803%। वही चीज़ आप ह्यूमन ऑरा में भी देख सकते हैं, जो सेकंड पिक्चर में। मगर इसकी एक खूबी ये है, जैसे ह्यूमन आरा में आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक लाइन है जिसमें 10 चक्रास हैं, इसमें भी आप 10 चक्र देख रहे हैं। वो कैसे साइड में जाके दूसरे चक्र बनते हैं, दोनों पिक्चर आइडेंटिकल ही है। मगर इसकी खूबी ये है कि वो अकेला एक प्लांट है जो दिन में 24 घंटे ऑक्सीजन बनाता है, इसलिए इसकी मान्यता बड़ी है, बड़ा ट्री है, इसमें सारी क्षमताएं हैं, ये कुदरत की देन है। अगर प्लांट किंगडम में मुझे किसी को देखना है तो मैं बैनियन ट्री को ही देखूंगा। शायद इसके अंदर ही सभी महान लोगों ने भारत में तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त किया है, तो इसकी मान्यता ठीक है। मगर जो इसमें दिखाने की कोशिश, इसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन बढ़ने की क्षमता है। अब आ जाते हैं कि सूरज की रोशनी, सूरज रोशनी को भारत ने बहुत माना है। जो गायत्री मंत्र है वो भी सूरज की तरफ है, मगर गायत्री मंत्र के दो मंत्र ऐसे हैं जो सुबह और शाम किए जाते हैं। जो सुबह किया जाता है उसे हम ब्राह्मणी कहते हैं, ब्राह्मणी गायत्री। इसका मतलब कि जब सुबह 6 बजे सूरज उठता है, उसे पानी डाल के गायत्री मंत्र धारण करेंगे तो उस वक्त प्लांट कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा बनाते हैं। ये साइंस ने दिखाया दिया है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो लेफ्ट साइड की है, ऊपर की पिक्चर है, उसमें आप जो लूप देख रहे हैं, लूप का मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन बन रही है, मगर वो कम दिन में कम कम होती जाती है, बाकी रंगों से नहीं बनती है। मगर शाम को 6 बजे सूरज भगवान की रोशनी अल्ट्रा वायलेट बनती है, उसके हम रुद्राणी कहते हैं, हॉट। और वो गायत्री मंत्र जब हम शाम को करते हैं, ये देखने के लिए हमारा दिन अच्छा है। अब ऑक्सीजन हमें रात के लिए भी ज़रूरी है। ये सुबह की बनी हुई ऑक्सीजन पूरे दिन में काम आती है, जो रात की बनी हुई ऑक्सीजन है वो बाकी रात को काम आएगी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्राह्मणी गायत्री और रुद्राणी गायत्री को मान्यता दी गई है। आपको दोपहर के 12 बजे वैष्णवी गानी है, जो कहीं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक खूबी है। मगर ये रोशनी कहीं अल्ट्रावायलेट रेट और इंफ्रारेड में ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है बनिस्बत के अदे। मैं यही दिखाने की कोशिश करूँ कि अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो सुबह सूरज की ज़रूरत के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, शाम को भी ज़्यादा होती है। वो सुबह वाली पूरे दिन रहती है और रात में शाम को बनी हुई पूरी रात को रहती है, इसलिए हमारा संतुलन बना रहता है। अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस पिक्चर में आप क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं, मगर रोशनी को देख रहे हैं, और बीच में वो लाइट रिएक्शन जो क्लोरोफिल में है। अब उसमें जो वाटर है वो ऑक्सीजन में बदल रहा है, जो पहले स्टेप में आप देख रहे हैं। ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन पानी से ही आती है। और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन साइकिल में शुगर में बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कुदरत की देन है, वही हमें समझ आएगी तो आगे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलती है तो एटीपी बनती है, एटीपी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं ताकि साइकिल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदलने के लिए वो काम आती हैं। वो एटीपी एडीपी का साइकिल यहाँ पे भी नजर आता है, वो मैं पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं ह्यूमन सेल की तरफ। अब इसमें अब हम सेल को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये ज्ञान आगे जिसम
हमारे जिस्म में कैसे बनते हैं, हमें क्या देखना है, वो समझ आ जाएगी। आप ह्यूमन सेल को जानने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसका मतलब हमारा जिस्म सेल से ही बना है और सेल से ही काम करता है, और सेल हर तरीके से अपने आप में मुकम्मल है। उसमें सारे काम करने की क्षमता है, वो केमिकल फैक्ट्री की तरह है। ये नंबर वन। और दूसरी चीज़, 200 किस्म के सेल्स बने हैं ह्यूमन बॉडी में, और 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में। और अब मैं दे दिखाने की किसी दो किस्म के सेल हैं, एक है लिविंग सेल्स हैं, दूसरे मैच्योर सेल्स हैं। जो लिविंग सेल्स वो होते हैं जो आगे बन के मदर सेल से डॉटर सेल बन जाते हैं, आइडेंटिकल सेल बन जाते हैं, जो पूरे जिस्म में चल रहा है। मगर दो किस्म के ऐसे मैच्योर सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नजर आती है वो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में आती है, जो शुरू में बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वही हीमोग्लोबिन रेड सेल्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन बनती है। अगर हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले पाएगा और इस्तेमाल कर पाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए हमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन ही चाहिए, शायद इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, केमिकल फंक्शंस के लिए न्यूरॉन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरॉन में ही सारे रिएक्शन होते हैं, जिसमें हम सेंसरी और मोटर कंपोनेंट और ऑटोनॉमिक सिस्टम को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो पहले सेल है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर ये दो सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये मैं आगे भी दिखा चुका हूँ। क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल्स में न्यूक्लियस है, मगर फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, उसके लिए वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मगर ये लोगों का मानना है, और मेरा मानना है ये न्यूक्लियस के कारण नहीं है, ये सेंट्रोजोम के कारण है। और सेंट्रोजोम ही के अंदर दो सेंट्रियल होते हैं, जो डिवीजन टाइम पे 21 सेल को 22 बना देते हैं। अब वो समझने की हम कोशिश करते हैं। अब आते हैं ह्यूमन सेल। प्लांट सेल की तरह हम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें, तीन ही हिस्से देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। वही चीज़ नजर आती है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आता है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो ईच पार्ट 7 हिस्सों का बना हुआ है। ये स्टेटमेंट मैं पहले भी दे चुका हूँ, मगर उसमें जो सेंट्रोजोम है वो दो में बन के 21-22 में बन जाते हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश, यही ब्रह्म अंक है, यही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में है। शायद आप सेल में भी 21 टू 22 देख सकते हैं, सोलर सिस्टम में भी 21 टू 22 देख सकते हैं। ये 21/21 का हिस्सा सारे इंपॉर्टेंट हिस्सों में नजर आता है, शायद वही लिए दिव्यांग का हिस्सा है। तो दिव्यांग का समझने के लिए सेल को समझना या सोलर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 21 और 20 का हिस्सा वहीं पे है, यहीं पे कुदरत बनती है। अगर हमें कुदरत का काम देखना है तो सेल में, हम लिविंग सेल में आसानी से देख सकते हैं। और ख़ास करके रेड ब्लड सेल्स कैसे, जो 21 माइक्रोन के साइज़ के हैं, 22 बनते हैं, 10 स्टेज डेवलपमेंट है, वो साइज़ क्या है, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम है। वो सबसे ज़्यादा सेल रेड ब्लड सेल्स ही बनते हैं, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल दे रहा था। अगर वो समझ आएगी तो आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो 22 है, 21 सेल में देख सकते हैं, और साथ में उसकी 10 स्टेज डेवलपमेंट है, वो भी दिखा चुका हूँ। और मैच्योरेशन के बाद अंत में क्या होता है वो भी दिखा चुका हूँ। और उसमें से न्यूक्लियस कैसे निकला है, हीमोग्लोबिन पड़ा है, उसका क्या रोल है, हम दिखा चुके। जब तक पूरा ज्ञान इस तरीके से होगा, आपके आपके दिमाग में रहेगा, तो आप जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ऑडियो विजुअल से समझने की कोशिश, ऐसे देखिए कि आपको जिंदगी भर के लिए याद रखे। मैं वही कोशिश मेरी है। वो मैथमेटिकल जिसमें आपको सिर्फ दिव्यांग के जानने की, दूसरी जानने की जरूरत नहीं, बाकी सब डिफेक्टिव हैं। जो डिवाइन मैथमेटिक्स है दिव्यांग का है। जो मैन मेड कंसेप्ट को भूल जाइए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री को भूल जाइए, सबको भूल जाइए। दिव्यांग से देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन पूरे दिमाग में आ जाएगी। जो अगर पूरे दिमाग में संपूर्णता है, अखंडता है, तभी जाके आप 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द ब्रेन आंखें खोल के बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकेंगे। मैं यही समझाने की कोशिश, अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो आपको 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें खोल के कुदरत को देखना है।
वो मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं दिव्यांग को देख पाया। शायद इतिहास में सबसे पहले किसी ने ये काम किया है, वो शिवभूषण शर्मा ही है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मुझ में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। और सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के अनुभव से पहले या उसके बाद रिसर्च करते हुए मेरा ब्रेन भी बाकी लोगों की तरह ही था। मगर उस अनुभव के बाद जब मैं दुनिया को देखना बंद कर दिया और सब अंदर से ही देखने की कोशिश कर अंदर अनुभव करने के बाद ही मैं वहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं पहुंच चुका हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा यही मतलब है कि हर इंसान कुदरत ने लोक पालन की तरह बनाया है, गार्डियन कस्टोडियन के, जो दुनिया में संपूर्णता ला सकते हैं। ये संपूर्णता की शुरुआत, मुझे खुशी है, मैं अखंड विद्याश्रम के माध्यम से, दिव्यांग के माध्यम से, इन वीडियो में किताबों और कोरा के आंसर से दुनिया को देने की कोशिश, ताकि दुनिया में एक यूनिफॉर्म सिलेबस बन जाए, ताकि लोगों को बेकार की चीज़ें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके आधार पे वो खुद अपने आप में वो संतुलन ला सकते हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान को खुद देवता बनना पड़ेगा। सारे देवी देवताओं का जिनका अनुभव वेद उपनिषद में है, आपको जिस्म के अंदर महसूस करना पड़ेगा। अपने आप में शुद्धता लानी पड़ेगी, अखंडता लानी पड़ेगी। जो आदमी अपने अखंड है, जो कुदरत की हर चीज जो कुदरत ने बनाई उसके साथ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हम बाहरूनी दुनिया से वो चीजें ले रहे हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शायद वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो, या शराब हो, दवाइयाँ हो, ड्रग्स हो, जितनी भी चीज़ हैं हमारी सेंसिटिविटी को जो कम करती हैं, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बस आपको कुदरत से अंदर जुड़ना है तो आपको संपूर्ण बनना पड़ेगा। वही दिखाने की वो सेलुलर लेवल पे होना चाहिए। हर सेल, 100 ट्रिलियन सेल्स आपसे खुद कहें कि हम सब सुरक्षित हैं। जब वो आपको अनुभव होगा तभी जाके आप सच्चित आनंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ये एक सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वही दिखाने की कोशिश। ये पिक्चर भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है और मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को बहुत मानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मैं उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बदलना है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने किया है, यही कहा है कि पूरी दुनिया ने जो ज्ञान मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिया है वो गलत है। मैंने ही दिव्यांग के आधार पे दिया है, जिसे दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कह सकती है। उसको छोड़ दीजिए। बाकी काम में मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखिए आप साथ हैं। फर्स्ट है लिपिड टू लेयर, जो आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में स्प्लिट की हुई है, दो सेपरेट हैं, और राइट साइड में है। ये एक ऐसी लेयर है जो सेल को बाहर की दुनिया से बचाती है, जैसे हमारी स्किन की तरह है। ये शील्ड है, सुरक्षित है, हमें रखता है, क्योंकि इसमें लाइपोप्रोटीन्स हैं। हाइड्रो उसमें बाहर का जो हिस्सा है वो फोस्फोरिक एसिड है, वो वाटर सॉल्युबल है। मगर जो बीच का हिस्सा है लिपिड बेस्ड है, वो इनसॉल्युबल है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जा सकती है, जस्ट स्टीरॉयड ही अंदर जा सकते हैं। बाकी चीज़ें नहीं, पानी वगैरह नहीं जाती हैं। यही सत्य है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, शुगर लेयर है, प्रोटीन है। ये साथ के साथ मैं दिखा चुका हूँ। जब ये समझ आ जाएगी तो आगे चलना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि हमें अब इस सेल के अंदर जाना है। जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो बाहर के सेल, जो चीज़ें अंदर कैसी जाती हैं, उसके बीच में विंडोज़ हैं। जिस विंडोज़ में ही एटीपी एडीपी का संतुलन है। और वो जो आप नीचे देख रहे हैं वो एटीपी है, जो कैसे बंद करके खोलते, ये सोडियम पोटेशियम ये चीज़ें खुलती हैं, वो चीज़ हम आगे जाके और बताएंगे। मगर यही जो बाहर की चीज़ें हैं जो खून से कैपिलरी तक आती हैं, वही अंदर आएगी, ताकि सारी की जरूरत के बाद उसका एक्सपल्शन हो जाता है। यही एक सत्य है। इसी तरीके से अगर हम साइंस को देखेंगे तो कभी भी गलती, मगर इसमें अगर आप सोडियम और क्लोराइड को देख रहे हैं, जो सोडियम और क्लोराइड का अगर प्रोटॉन की तरीके से देखें या इलेक्ट्रॉन की तरफ से देखें, तो उसमें भी आपको दिव्यांग ही नजर आएगा। अगर सोडियम जो है वो पॉजिटिव बनता है, आयन बनता है, तो उसके जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 बन जाते हैं, वो नियॉन की तरह बन जाता है। और दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड जिसके 17 हैं, वो जब आयन में बनता है तो 18 बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्गन की तरह बन जाता है। ये भी संतुलन आप देख रहे हैं। नियॉन और आर्गन के बीच में सोडियम, फिर सोडियम क्लोराइड अपने आप में बन के अपने में वो संतुलनता आ जाती है।
वही संतुलितता आगे चलकर दिव्यांग के आधार पे आगे जब तक कि हमारा दिमाग सोचने की क्षमता उस तक नहीं आएगी तो हम कुदरत को नहीं समझ पाएंगे। हमें वो ज्ञान चाहिए जो कुदरत हमें दे रही है। ये मैन मेड कंसेप्ट जो वेस्ट ने हमें दिया हुआ है वो गलत है। अल अलजेब्रा गलत है, ज्योमेट्री गलत है, सारे के सारे गलत हैं। इसलिए हमें उसमें कोई संतुलितता नहीं है। इसलिए पूरी साइंस ही सुरक्षित नहीं है, ठीक नहीं है। दिव्यांग के आधार पर जब रिसर्च करेंगे तो सारे मायने ही बदल जाएंगे। ये वक्त के साथ होने वाला है क्योंकि सत्य सत्य ही है। इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसने अपना रंग तो दिखाना है क्योंकि ये कुदरत की हर सब्जेक्ट को ठीक ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे वीडियो मेरे काम उसी दिशा में है कि हमें संपूर्ण सिलेबस परफेक्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं 7 ऑर्गेनल्स। इसमें सबसे पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया क्योंकि वही है जिसमें एनर्जी एटीपी बनती है। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थर्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। गोल्गी अपैरेटस है। लाइसोसोम है, रिबोसोम है और सेंट्रोसोम। इसे 7 हिस्से हैं। अब इन 7 हिस्सों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आप एटीपी कैसे बनती है वही दिखाई, ये हिस्से हैं। आप आराम से फ्री टाइम पे देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि एटीपी कैसे बनती है। ये कैसे ई कोलाई से शुरू हुए हैं। इसमें एम आरएनए है, टीआरएनए है, वही आगे हमें डीएनए तक भी ले जाता है। वही चीज़ इसमें नज़र आ रही है। तो मैंने आइडिया दिया है कि आगे इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दिव्यांग के तरीके से समझने की कोशिश की। बाकी रही इसलिए एड्रेसिन वो ट्रांसफर जो है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम करता है। पैसिव में इसकी ज़रूरत नहीं है। एटीपी टू एडीपी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है और एएमपी थर्ड लेवल पे आ जाती है। वो भी मैं आगे जाके दिखा दूंगा। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से हैं। एक है रफ और दूसरा स्मूथ है। जो रफ है वो प्रोटीन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में काम करता है। जैसे कि न्यूक्लियस से डीएनए निकलते हैं, फिर वो आरएनए में बदल जाते हैं, फिर एमआरएनए टीआरएनए में बनकर वो एंडोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्मिक आके अमाइनो एसिड बनाने और प्रोटीन बनाने में काम देता है। ये पहला है। जहाँ तक कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें फैटी एसिड लिपिड बनते हैं, फॉस्फोलिपिड बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल और कोलेस्ट्रॉल बहुत मायने है। इसमें कार्बन 27 है। सारे स्टीरॉयड के जितने भी कॉम्बिनेशन है जो एड्रिनल ग्लैंड में है सब कोलेस्ट्रॉल से ही निकलते हैं। टेस्टिस में भी वही है, ओवरीज में भी वही है, प्लेसेंटा में भी वही है। वो ही कुदरत की एक देन है। कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है, फॉस्फोलिपिड का होना ज़रूरी है, फैटी एसिड लीचना ज़रूरी है। जब सब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप आगे चलने के लिए आसान हो जाएंगे। अब आते हैं गोल्गी अपैरेटस। वो सरफेट है जिनमें सारी चीज़ें बन के बनती हैं। वो एक सिंथेसाइजिंग सिस्टम है जहाँ पे चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, कहाँ पे क्या होने वाला है वो सेपरेट करने के बाद उसे बाहर डाल दिया जाता है। वो बाहर जाने के बाद अगले आर्ग में उन चीज़ों में बदल जाता है जैसे बदलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक फिल्टर की तरह है। बस अब आते हैं तो लाइसोसोम में जो है जो भी चीज़ें डिफेक्टिव हैं जिसे जिस्म से निकाल देना है उसके लिए लाइसोसोम बने हैं और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम करती है। अगर वाटर का अपना एक उदाहरण हिस्सा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन ही है। ये तोड़ने फोड़ने में काम आता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ये सब चीज़ों में यही पानी और ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे भी नजर आता है। आगे आते हैं रिबोसोम में। ये बड़े प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता है जिसमें अमाइनो एसिड प्रोटीन खास करके बनती हैं। जैसे आप इसमें अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का बनता हुआ देख रहे हैं वो रिबोसोम में है। वो बनाने के बाद सिर्फ बाहर आ जाता है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं सेंट्रोजोम। ये पिक्चर आप देखिए इसमें 9th लेवल पे अगर मेरा जो टॉप का जो सिंबल है वो पीनियल ग्लैंड के साथ है, वो 9 चक्रों के साथ है, 9 चक्र है और हर चक्र के एंड में 3 है। इसका मतलब 27 का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो मैं समझता हूँ भूमि में अंतरिक्ष में राशियों के साथ जुड़ा हुआ है।
वो आप हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं, मगर इसमें नॉर्मली दो सेंट्रियोल जो आप वो देख रहे हैं वो इकट्ठे होते हैं सेंट्रोसोम में, मगर फर्स्ट ऑफ रिक्रिएशन में वो दो अलग होकर अपोजिट साइड में चले जाते हैं। उसके बाद ही मदर सेल डॉटर सेल्स में बदलता है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉर प्रोक्रिएशन टू क्रिएशन एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन पे। जो 21 को 22 पार्ट को बनाना सेंट्रोसोम का ही काम है, जो दो सेंट्रियोल के साथ बदल जाता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें इस किस्म का ज्ञान देना चाहिए जो संपूर्णता है। हौच पौच देने से कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं ह्यूमन न्यूक्लियस में। जो ऊपर का सेल है उसमें आप 7 हिस्से देख रहे हैं, मगर नीचे की पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि आप जो सेंट्रोसोम देख रहे हैं वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, मगर न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। और आप माइक्रोट्यूबुल को भी देखते हैं जो फोर्थ क्रिएशन में दो ऑपोजिट साइड में ले जाने की कोशिश आती है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के कितने रोल्स हैं, जैसे रिबोसोम हाइड्रोस्केल है, सेल रेगुलेशन है, एजिंग सेंटेंसेस है, डिजीज में वाइटल फंक्शन, हर व्यक्ति मैंने दिखाए हुए हैं। ये डिटेल में आप खुद देख सकते हैं, ये कॉमन आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है। मगर जो ऊपर न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं उसमें 3 हिस्से देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 हिस्से हैं। अगर एटम में देखेंगे उसमें भी 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो ये ट्रिनिटी ट्रिनिटी हर जगह है। यही एक चीज इंटू 3 हिस्से से मैं यही दिखाने की कोशिश की कुदरत में ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, सरस्वती महालक्ष्मी काली हैं। ये मेन चीजें हैं जो 3 का ट्रिनिटी का होना जरूरी है, और ट्रिनिटी में हर लेवल पे ट्रिनिटी ही नजर आती है। बस यही। अब आते हैं कि अब मैं पहले ही पिछले में दिखा सकता हूँ ये स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का डिवाइन स्ट्रक्चर है, और उसमें आप डीएनए में देखेंगे जो वो दोनों तरफ है। सबसे बाहर जो है फास्फोरिक एसिड है, उसके अंदर डीऑक्सी रिबोस है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। यही चीज आप अगले में पिक्चर में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यही स्ट्रक्चर मैंने दिव्य के माध्यम से डीएनए बना, जो पिछले में मैंने दिखाया था, आप इसको देख सकते हैं। इसकी विड्थ 21 एक्सट्रीम है और हाइट ऑलमोस्ट 34 है, मगर इसमें 10.3441 स्ट्रैंड्स हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश, यही दिव्यांग का आधार है। उसके आधार पे ही हम डीएनए, परफेक्ट डीएनए को समझ सकते हैं। मैं बार बार यही दिखाने की कोशिश कि हर जगह दिव्यांग 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 ही है। आप मैंने जैसे कहा कि जेम्स वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए दिया था, जिसके आधार पे उनको नोबेल प्राइजेस मिली हैं, उसमें इसमें 3 मेन डिफरेंसेस हैं। उनका मानना है कि विथ 20 एंगस्ट्रॉम की है, और मैं कहता हूं कि दिव्य शुड बी 21 एंगस्ट्रॉम। जहां पे मैं दिखा रहा हूं कि ई स्ट्रैंड जो राउंड चलते हैं वो 22 है, और दैट नंबर ऑफ जो स्ट्रैंड है 10.344 है, और उसमें हाइट जो ही है, बाकी चीज़ें वही हैं जो दिखाई गई हैं। उसमें 3.4 का जो बीच का हिस्सा है वो भी करेक्ट है। मगर इससे समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुदरत ने दिव्यांग से कैसे डबल हेलिक्स को बनाया है। ये सेल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो न्यूक्लियस के अंदर है। यही मैं समझाने की, आप आज मैंने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल की बता दी है। तो इसके आधार पे आगे चलना, जो जिस्म में जो जीनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन के पूरे जिस्म को कैसे बनाते हैं वो अगले हम देखेंगे। मेरे लगता है इतने के लिए, आगे ये सुरक्षित है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।